हेलो। मैं शैलेश चौधरी आप सभी छात्र छात्राओं का कक्षा 11 के गणित विषय की क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। छात्रों, कक्षा 11 के आपका गणित विषय का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में कुल 6 इकाई दिए गए हैं। पिछले वर्षों का जो चल रहा था, इस वर्ष कोविड की वजह से आपके सिलेबस में 30% की कटौती की गई है। तो किसी पूरा चैप्टर नहीं कोई काटा गया है, चैप्टर से टॉपिक बीच बीच से निकाले गए हैं, तो उसको हम लोग अलग से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कुल कितने इकाई हैं। तो कुल आपके 6 इकाई हैं आपके सिलेबस में, जिसमें पहला इकाई है समुच्चय तथा फलन, दूसरा इकाई है बीजगणित, तीसरा है निर्देशांक ज्यामिति, चौथा है कलन, पांचवा है गणितीय विवेचन एवं अंतिम एवं छठवां जो है सांख्यिकी तथा प्रायिकता। तो पहला इकाई जो है यूनिट फर्स्ट जो है वो है आपका समुच्चय तथा फलन, सेट एंड फंक्शन। ठीक, तो पहला इसमें चैप्टर जो है उस चैप्टर का नाम है सेट। पहला चैप्टर जो है वो क्या है, सेट्स हैं, समुच्चय हैं। ठीक है, पहला चैप्टर आपका सेट समुच्चय। ठीक, तो आज हम लोग समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। ये समुच्चय का मतलब क्या होता है? समुच्चय का मतलब है वस्तुओं, संख्याओं का संग्रह। ठीक, लेकिन संग्रह भी एक मैनर्ड तरीके में हो, वेल डिफाइंड तरीके में हो, ताकि हम उसको उसके नाम से जाने, उसको एक स्पेशली नाम दे सकें। जैसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हम लोग कोई भी पूछता है, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी टीचर पूछता है, तो तुरंत हमारे दिमाग में आ जाता है कि ये संख्याएं एक से शुरू होंगी और डॉट डॉट अनंत तक जाएंगी, यानी सभी धनात्मक पूर्णांक होंगे। ठीक, या पूर्णांकों का समुच्चय। अब पूर्णांकों का समुच्चय कोई बोला तो तुरंत हमारे दिमाग से आ गया कि माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक इसमें सारी संख्याएं आती हैं। इसी तो ये क्या है, ये संख्याएं जो हैं ये एक वेल मैनर्ड हैं, एक सुव्यवस्थित तरीके से संग्रहित हैं, संग्रह किया गया है, इसलिए इसको हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं। उस नाम के द्वारा ही उसके कैरेक्टर, उसकी जो है एंडिंग, स्टार्टिंग, सारी चीज़ हमारे दिमाग में आ जाता है। तो समुच्चय भी उन्हीं संख्याओं का संग्रह होता है जो सुव्यवस्थित होते हैं, सुपरिभाषित होते हैं, यानी वेल डिफाइंड होते हैं। तो समुच्चय की परिभाषा जो है बहुत छोटी सी होती है। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को, सुव्यवस्थित आंकड़ों के संग्रह को ही क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। ठीक, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट या इज सेट टू सेट। ठीक, तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे हम कहें विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय, 15 से कम सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय हमने कह दिया, अब हमारे दिमाग में तुरंत आ गया कि ए से लेके जेड तक उसमें अक्षर आते हैं। ठीक, तो इस तरीके से जो सुपरिभाषित हैं, वेल डिफाइंड हैं, एक वेल डिफाइंड तरीके से अरेंज किए गए हैं, संग्रहित किए गए हैं, इन संग्रह को ही हम लोग कहते हैं समुच्चय। ठीक, तो समुच्चय की परिभाषा क्या बन के आती है? समुच्चय की परिभाषा हम लोग लिखते हैं समुच्चय सेट्स। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, समुच्चय सुपरिभाषित वस्तुओं या
आंकड़ों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक, सुपरिभाषित वस्तुओं या आंकड़ों के संग्रह को ही हम लोग समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक, या दूसरा हम ले लेते हैं, भारत के राज्यों का समुच्चय। ठीक, भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो वहाँ पे राज्यों की संख्या क्या निश्चित है। हम कहें भारत के राज्यों की संख्या, हमारे दिमाग में तुरंत जो राज्य हैं भारत के उन सभी राज्यों का नाम आ जाएगा। तो और वो ये आपके सुव्यवस्थित हैं, इसलिए क्या है, एक समुच्चय हैं। इस तरीके से और भी हो सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। ठीक, तो इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण हम दे सकते हैं जो समुच्चय के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो समुच्चय की परिभाषा समझ में आया। समुच्चय क्या होता है, सुपरिभाषित वस्तुओं या आंकड़ों के संग्रह को ही हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। ठीक, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। ठीक, इस तरह से एग्जाम्पल हो गए। अब हम लोग आते हैं कि समुच्चय को लिखते कैसे हैं, समुच्चय को लिखते कैसे हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, उसके एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या उसके अवयव क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बाद आता है हम लोग का दूसरा टॉपिक, समुच्चय के अवयव। समुच्चय के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। ठीक, समुच्चय के अवयव। तो देखिए, समुच्चय कोई भी समुच्चय हो, जो वो समुच्चय जिस संख्या को लेकर अगर बनाया गया है, किसी कोई भी नंबर हो, चाहे वो पूर्णांक हो, चाहे वो प्राकृतिक हो, या फिर पूर्ण संख्या हो, या फिर परिमेय हो, अपरिमेय हो, वास्तविक हो, किसी भी संख्या हो, जिस संख्या को लेकर बनाया गया हो, या किसी वस्तुओं के नाम को लेकर बनाया गया हो, या किसी वस्तुओं को ले किन्हीं भी अक्षरों को लेकर बनाया गया हो, तो उन जिसको लेकर कोई भी समुच्चय बनाया जाता है, चाहे वो अक्षर हो, चाहे वो संख्या हो, या नाम हो, तो जिनको लेकर कोई समुच्चय बनाया जाता है वही उस समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। ठीक है, ऐसी वस्तुएं या पद जिन्हें मिलाकर समुच्चय का निर्माण होता है वही समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। ठीक, तो क्या होंगे ये, जिन वस्तुओं या संख्याओं, जिन संख्याओं या वस्तुओं या पदों को लेकर समुच्चय निर्माण किया जाता
है समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। ठीक, समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। ठीक, अब जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, भारत के राज्यों का समुच्चय। भारत के राज्यों का समुच्चय। अब भारत के राज्यों के समुच्चय, अब भारत में जो राज्य हैं, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, असम, ये सब क्या हैं, उस समुच्चय के अवयव हो गए। ठीक, या हम कहें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय मतलब क्या हुआ कि A B C D E F G H I J K L M N जितने भी 26 लेटर्स हैं आपके, वो 26 लेटर क्या हो गए, उस समुच्चय के अवयव हो गए, एलिमेंट हो गए। ठीक, या हम कहें प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या हो गए, उस समुच्चय के अवयव हो गए। ठीक, तो जिस संख्या को लेकर या जिस वस्तु को लेकर या जिस पद को लेकर कोई समुच्चय का निर्माण किया जाता है, वही उस समुच्चय के अवयव कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग समुच्चय का रिप्रेजेंटेशन, संकेतन। ठीक है, नोटेशन, इसको हम लोग समुच्चय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जो है इसका संकेतन क्या है, तो इसको लेते हैं संकेतन। ठीक है, इंग्लिश होती है नोटेशन। नोटेशन, ठीक, देखिए, तो कोई समुच्चय जो होता है, समुच्चय के नाम को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर, बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं। कोई समुच्चय है, उसका नाम देना है, तो हम अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी लेटर, कोई भी अक्षर यूज करते हैं, और उस लेटर या उस अक्षर से उस समुच्चय का नाम दिया जाता है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और, समुच्चय के जो अवयव हैं, उनके अंदर जिनको लेकर समुच्चय बनाया गया है, उस अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला, अगर अक्षर हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर, छोटे अक्षरों से रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं, और समुच्चय के नाम को जो है अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर, बड़े अक्षरों से रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका, समुच्चय, समुच्चयों को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों A B डॉट डॉट से तथा समुच्चय के अवयवों को छोटे अक्षरों से व्यक्त करते हैं, ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला के जो बड़े अक्षर हैं, उनका प्रयोग हम लोग समुच्चय का नाम लिखने में करते हैं, और जो छोटे अक्षर होते हैं, उनके समुच्चय के अवयवों को लिखने में प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनका संकेतन। ठीक, तो एक सिंबल होता है, इस सिंबल का हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक सिंबल होता है ये, ठीक है, ई की तरह बनता है, लेकिन ई नहीं होता। ई आपका इस तरह से बनता है, देखिए, ये आपका ई है, कैपिटल ई, ठीक, या स्मॉल ई आपका ये बनता है। ठीक है, ये आपका कैपिटल ई और ये आपका स्मॉल ई, लेकिन ये एक सिंबल होता है जो ई की तरह ही बनता है, बट ये थोड़ा कर्व्ड होता है, और ये बीच में आपका ये होता है। ये जो साइन है,
इसको रीड करते हैं हम लोग बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू इसको रीड करते हैं। तो इस साइन को हम लोग रीड करते हैं बिलोंग्स टू। अच्छा, ये साइन क्या है? ये साइन का उपयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ किसी एक एलिमेंट को उसके सेट में उपस्थिति को दर्शाना होता है। जैसे हमने लिखा 1, 1 बिलोंग्स टू कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है? आपका प्राकृतिक संख्या है, तो 1 भी प्राकृतिक संख्या है। तो 1 बिलोंग्स टू कैपिटल एन, मतलब 1 जो है वो एन का एक मेंबर है, एन का सदस्य है, या एन में एन से लिया गया है, या एन में उपस्थित है। ठीक, तो इस साइन का जो मीनिंग होता है, इस साइन का उपयोग हम लोग किसी भी संख्या को या किसी भी सदस्य को किसी उसके अन्य ग्रुप में उपस्थिति को दर्शाने में उपयोग किया जाता है। उसको पढ़ते हैं हम लोग बिलोंग्स टू। ठीक, जैसे अगर हम लिखें यक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या हुआ कि यक्स जो हमारा है, ये आर आपका रियल नंबर, तो रियल नंबर यानी कैपिटल आर में ये उपस्थित है, इसमें एग्जिस्ट करेगा, वहीं से लिया गया है। अगर अच्छा, एक चीज़ और हमने कहा 0 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, 0। अब देखिए 0 जो होता है वो यहाँ पे आर ना लिखिए, यहाँ पे एन लिखिए। ठीक है, 0 बिलोंग्स टू। अब देखिए 0 आपका क्या प्राकृतिक संख्या में आता नहीं है, एन आपका प्राकृतिक संख्या है, तो ये साइन गलत यहाँ पे होगा, क्योंकि ये 0 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? ये क्रॉस लगेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसे बीच से क्रॉस कर देते हैं। तो ये क्या पढ़ा, ये इसको हम लोग रीड करते हैं नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, या डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक, मतलब क्या हुआ कि 0 एन का सदस्य नहीं है, एन में उपस्थित नहीं होगा। ठीक, तो इन दोनों साइन का मीनिंग आपको समझ लेना है। ये साइन जो है किसी भी संख्या, किसी भी वस्तु की उपस्थिति को दर्शाने में प्रयोग किया जाता है, और ये संख्या किसी भी वस्तु या किसी भी संख्या की उपस्थिति को न दर्शाने में यानी अनुपस्थिति को दर्शाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पे हम इस दोनों साइन के ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल आइए करते हैं। यहाँ पे हमका पहला है 5, एक सेट दिया गया है आपको। ठीक है, यदि एक सेट आपका क्या दिया गया है, यदि a = 3, 4, 5, 6, यह एक समुच्चय ए दिया गया है। तो इस पे आपका कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? 5 ... ए। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? 7 ... ए। थर्ड क्वेश्चन है आपका 4 ... ए। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 2 ... ए। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका 0 ... ए। फिर आपका सिक्स क्वेश्चन है 10 ... ए। ठीक, तो यहाँ हमको इन दोनों साइन को फिल करना है, यानी कौन सा साइन कहाँ पे सही रहेगा, ये कहाँ पे सही रहेगा, ये कहाँ पे सही रहेगा, यही हम लोगों को फिल करना। तो देखिए सेट आपका है ए में एलिमेंट कौन कौन से हैं? 3, 4, 5, 6। तो 3, 4, 5, 6 हैं, तो 5 है आपका, तो 5 क्या ए में है, ए के सेट में है 5, यानी यहाँ पे क्या फिल आ जाएगा? बिलोंग्स टू। यहाँ पे क्या फिल करेंगे? बिलोंग्स टू। ठीक, बिलोंग्स टू। 7, अब 7 ए में नहीं है, देखिए ए सेट देखिए यहाँ पे 7 नहीं है, तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? डज नॉट बिलोंग्स, या नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 सेट में आपके है, तो यहाँ क्या फिल किया जाएगा? बिलोंग्स टू। 2 सेट में नहीं है, तो क्या फिल किया जाएगा? नॉट बिलोंग्स टू। 0 सेट में नहीं है, तो क्या फिल किया जाएगा? नॉट बिलोंग्स टू। 10 सेट में है, नहीं है, तो क्या फिल किया जाएगा? नॉट बिलोंग्स टू। ठीक, तो इन दोनों साइन का उपयोग आपको क्लियर हो गया होगा। इसको कहाँ हम यूज करेंगे? जहाँ पे किसी संख्या, किसी वस्तु की उपस्थिति को दर्शाना होगा, वहाँ पे इसको यूज करेंगे। और इसको कहाँ यूज करेंगे? जहाँ पे किसी संख्या की अनुपस्थिति को दर्शाना होगा, वहाँ पे इसको हम लोग यूज
करेंगे। ठीक, तो ये हो गया इस संख्या के बारे में। ये आपका क्या है, एक ग्रीक लेटर है। क्या है, ग्रीक लेटर है, ग्रीक अक्षर है, ठीक है, जिसको हम लोग रीड करते हैं बिलोंग्स टू। ठीक, अब आते हैं हम लोग समुच्चयों का निरूपण। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का निरूपण, समुच्चयों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ये क्या होता है, तो समुच्चय को निरूपित करने की कुल दो विधियां हैं। किसी भी समुच्चय को हम लोग दो विधियों के द्वारा उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, पहला मेथड जो है या पहला विधि जो है वो है आपका रोस्टर। रोस्टर इसका सबसे फेमस नाम है, इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। अन्य नाम इसके हैं सारणी या सूची विधि। ठीक है, तो इसका नाम होता है रोस्टर ऑब्लिक सारणी ऑब्लिक सूची विधि। ठीक है, इंग्लिश क्या हो जाएगी इसकी, रोस्टर, रोस्टर ROSTR ऑब्लिक सारणी क्या हो जाएगा, टेबुलर, टेबुलर ऑब्लिक लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग मेथड। ठीक, तो ये हो गया पहला मेथड है रोस्टर ऑब्लिक सारणी ऑब्लिक सूची विधि, रोस्टर ऑब्लिक टेबुलर ऑब्लिक लिस्टिंग मेथड। ठीक, तो इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में बहुत सिंपली होता है, कोई भी समुच्चय है उसको हमें लिखना है, तो हम क्या करते हैं, समुच्चय को जो अवयव हैं जिनको लेके हमें समुच्चय निर्माण करना है उसके अवयवों को मझले ब्रैकेट में, ठीक है, करली ब्रैकेट में दो अवयवों के बीच में अर्धविराम, अर्धविराम लगा के हम उसके अवयवों को मझले ब्रैकेट में लिख देते हैं। यही हमारा होता है रोस्टर सारणी या सूची विधि। ठीक है, क्या करना है, जिन अवयवों को लेके समुच्चय निर्माण करना है उन अवयवों को मझले ब्रैकेट में दो अवयवों के बीच में अर्धविराम, अर्धविराम समझते हैं, अर्धविराम का मतलब ये, ठीक है, अर्धविराम कॉमा, कॉमा लगा के हम लोग उसके एलिमेंटों को लिख देते हैं। और ये जो मेथड है लिखने का, यही मेथड कहलाता है आपका रोस्टर सारणी या सूची विधि। एक चीज़ और ध्यान देते हैं यहाँ पे, रोस्टर विधि में या सारणी विधि में कोई भी समुच्चय निर्माण करते समय हम को अगर कोई अवयव दो बार आ रहा है, मोर देन वन टाइम आ रहा है, दो या दो से अधिक बार आ रहा है, तो उस अवयव को उस समुच्चय में हम एक ही बार लिखते हैं। एक आपको जो दिया गया है आंकड़ा, उस आंकड़े से आपको समुच्चय निर्माण करना है, लेकिन अगर उस समुच्चय आंकड़े में कोई संख्या या कोई अक्षर या कोई नाम एक से अधिक बार आ रहा है तो उसको हम केवल एक ही बार लिखते हैं, एक से अधिक बार समुच्चय सारणी विधि में या रोस्टर विधि में लिखा नहीं जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। इसमें क्या करना है आपको, इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक में अर्धविराम लगाकर
लिखा जाता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। पहला देखिए A E I O U, ठीक है। या दूसरा एग्जाम्पल ले लिया हमने 2 4 6 8। ठीक, तो इस तरीके से जो लिखे जाते हैं समुच्चय निर्माण, इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर विधि या सरणी विधि या सूची विधि। एक चीज़ और यहाँ पे नोट करते चलें, नोट हम लिख दे रहे हैं। नोट में क्या होगा, नोट इस विधि में किसी अवयव को किसी अवयव की पुनरावृत्ति लिख देते हैं, पुनरावृत्ति नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता। ठीक, तो इस विधि में किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है, यानी एक से अधिक बार उसको लिखा नहीं जाता है। ठीक, अब आइए इसके हम दूसरे मेथड की चर्चा करते हैं। दूसरा मेथड जो है उसका नाम क्या होता है, वो है समुच्चय निर्माण। क्या था दूसरा मेथड, ये आपका आ गया समुच्चय निर्माण। समुच्चय निर्माण या इसका एक नाम और होता है या गुण विधि। क्या, गुण विधि। समुच्चय निर्माण या गुण विधि, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर। सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी मेथड। ठीक, तो ये आपका दूसरा मेथड है। तो इस मेथड में क्या किया जाता है, इस मेथड में मझले कोष्ठक में कोई वेरिएबल, कोई चर राशि एक्स वाई, अधिकतर एक्स वाई लिखा जाता है, एक्स वाई को हम लोग लिखते हैं जो समुच्चय के प्रत्येक अवयवों को व्यक्त करता है। उसके जो अवयव हैं जिसको लेके हमें समुच्चय निर्माण करना है, तो उन सभी अवयवों को वहाँ पे हम कामा लगा के नहीं लिखते हैं इस विधि में। इस विधि में हम क्या करते हैं, किसी एक चर को लिखते हैं, चाहे एक्स को या वाई, एक्स वाई लेते हैं कोई एक चर, और वो चर जो होता है अपने गुण के आधार पर, प्रॉपर्टी के आधार पर अपने सभी अवयवों को व्यक्त करता है। तो ये जो मेथड होता है इसको कहते हैं हम लोग समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। ठीक है, तो इस विधि में मझले कोष्ठक में एक चर राशि एक्स लिखा जाता है जो समुच्चय के सभी अवयवों को व्यक्त करता है। ठीक, जैसे इसको अगर गणितीय भाषा में लिखें हम, जैसे नहीं, दैट इज, ये क्या, दैट इज अर्थात ए इजकल टू एक्स
देखिए ये 2 बिंदु लिखते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ सच दैट पढ़ेंगे, यक्स सच दैट क्यू यक्स, मतलब समुच्चय ए है, समुच्चय ए में क्या है, यक्स है, और यक्स कहाँ से लिया है, क्यू यक्स से, यानी क्यू क्या पूरा एलिमेंट है, उस एलिमेंट को लेके हमें समुच्चय बनाना था, तो वहाँ से हमने एक चर से लिया और उसी के आधार पर लिख दिया कि ये समुच्चय जो है क्यू के सारे एलिमेंटों को लेके बनाया गया है, ठीक है। जैसे अब एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे देखिए एग्जांपल आपका हो गया, जैसे ए इजकल टू यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू एन एंड यक्स लेस देन आर इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पे एक समुच्चय लिखा गया ए में कौन सा एलिमेंट है, यक्स है, और यक्स कहाँ से लिया जाएगा, तो यक्स नेचुरल नंबर से लिया गया है, यक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब यक्स एन का सदस्य एन में उपस्थित है, और यक्स कहाँ तक, एन कहाँ तक है, 1 से लेकर अनंत तक, तो हमें यक्स लेना कहाँ तक है, लेस देन और इक्वल टू 5, यानी 5 या 5 से छोटे लेने हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये समुच्चय निर्माण विधि हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से हम समुच्चयों का निरूपण पढ़ते हैं। समुच्चय के निरूपण की 2 विधियाँ हैं, आपका पहला रोस्टर विधि या सारणी विधि या सूची विधि बोलते हैं, दूसरा विधि जो है आपका समुच्चय निर्माण या गुण विधि है, ठीक। धन्यवाद, आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।